जय हिंद फ्रेंड्स। मैं शिव आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, कंप्लीट इंडियन पॉलिटी सीरीज़ के यानी कि पूर्ण भारतीय अर्थव्यवस्था श्रृंखला के जो है फ्रेंड्स, हम लोगों ने पिछले वीडियो में भारतीय संविधान ने जो है नागरिकों को जितने भी मूल अधिकार दिए हैं यानी कि फंडामेंटल राइट्स दिए हैं, जो कि भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है, उनको जो है संक्षिप्त रूप से और उसके उपरांत विशेष तथ्य को जो है विस्तृत रूप से अध्ययन किया। फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो है हम भाग 4 के बारे में अध्ययन करेंगे और भाग 4 में जो है फ्रेंड्स भारत के नीति निर्देशक तत्व दिए गए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं यानी कि DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है ये भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए हैं, जिसका जो है अनुच्छेद है ये अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक के अनुच्छेद को जो है यह भाग कवर करता है, भाग 4। तो DPSP यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए हैं और ये जो है राज्य को नैतिक निर्देश है कि जब भी जो है राज्य जो है अपना जो है नीति एवं कानून को जो है बनाए तो उस समय जो है इन तत्वों को जो है यानी कि ये जो तत्व भाग 4 में शामिल किए गए हैं, इन तत्वों को उसमें उस समय नीति और कानून बनाते समय ध्यान रखें, यानी कि राज्य को ये नैतिक निर्देश होते हैं। और उसके बाद जो है राज्य जो है अपना मूलभूत आदर्श जो है पा सके, यानी कि नीति निर्देशक तत्व जो होते हैं वो राज्य को नैतिक निर्देश होते हैं ताकि राज्य जो है अपने मूलभूत आदर्शों को पा सके। और वो जो आदर्श है, मूलभूत आदर्श, वो जो हमारे भारतीय संविधान के प्रस्तावना में शामिल है और उन्हीं आदर्शों को जो है सफल बनाने के लिए पूर्ण करने के लिए जो राज्य को जो है यह निर्देश होते हैं यानी कि नैतिक आदेश होते हैं। उसके बाद बात करें तो ये जो तत्व होते हैं ये देश के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या के साथ ही जो है यह देश के कल्याणकारी राज्य के आदर्श जो है घोषित करने की दिशा में जो है कदम होता है। ये इनमें के तत्व जो होते हैं और ये जो है न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मूल अधिकार जो है, जो कि भाग 3 है, वह न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है और इसके लिए जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट को, जबकि 226 के तहत जो है हाई कोर्ट को रीट जारी करने का, 5 प्रकार के रीट जारी करने का अधिकार है। तो उसी प्रकार जो है बात करें DPSP की, तो DPSP जो है यह जो है न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, जबकि मूल अधिकार जो है तो ये बात जो है आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद जो है ये तथ्य जो है देश के बताया हमने कि सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र के साथ साथ ही जो है कल्याणकारी राज्य का आदर्श घोषित करने की दिशा में भी जो है कदम होता है। उसके ये जो तथ्य जो कि भाग 4 में शामिल है। उसके बाद न्यायालय द्वारा जो है यह परिवर्तनीय नहीं है। अब मित्रों और बात करें हम राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में, तो ये जो है 1937 में जो है आयरलैंड का संविधान बना, वहीं से जो है यह नीति निर्देशक तत्व जो है लिया गया है हमारे संविधान में, एडॉप्ट जो है हमारे संविधान में किया गया है आयरलैंड के संविधान से 1937 में। और आयरलैंड के संविधान में जो है मित्रों इसको स्पेन के संविधान से लिया गया था और भीमराव अम्बेडकर ने जो है DPSP को यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व को विशेषता वाला बताया इन्होंने। जबकि ग्रेनबेन ऑस्टिन की बात करें तो ग्रेनबेन ऑस्टिन ने जो है इनको नीति निर्देशक तत्व को जो है संविधान की मूल आत्मा जो है ग्रेनबेन ऑस्टिन ने कहा। तो ये बात भी ध्यान रखनी है आपको। तो ये जो है मूल रूप से होता यह है कि राज्य जब भी जो है अपनी नीति और कानून को बनाए तो उस समय बनाते समय जो है इन तत्वों को जो है राज्य ध्यान रखेगा। तो तो चलिए अब देखते हैं आर्टिकल वाइज, यानी कि अनुच्छेद के अनुसार जो है देखते हैं कि 36 से लेकर 51 तक के जो अनुच्छेद है DPSP के, उसमें कौन से अनुच्छेद में क्या प्रावधान किए गए हैं, इसके बारे में देखते हैं कौन से अनुच्छेद में कौन सा तत्व समाहित है। आर्टिकल 36 यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व के जो 36 से लेकर 51 तक अनुच्छेद है, उसमें पहले अनुच्छेद जो है 36 है, 36 है। ये अनुच्छेद कहता है कि ये नीति निर्देशक जो है इसके संदर्भ में जो है राज्य की परिभाषा जो है आर्टिकल 36 में दी गई है। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आर्टिकल 37 की बात करें तो आर्टिकल 37 में जो है
बताया गया है कि नीति निर्देशक तत्वों को जो है न्यायालय द्वारा जो है परिवर्तनीय न होते हुए भी देश के शासन में जो है मूलभूत माना गया है तथा विधि बनाने में जो है इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का जो है कर्तव्य माना गया है। यानी कि यह न्यायालय द्वारा इन्फोर्सेबल यानी कि परिवर्तनीय नहीं है, फिर भी जो है देश के शासन में जो है इसको मूलभूत माना गया है। उसके बाद बात करें तो विधि जब बनती है तो उस विधि बनाने में जो है इसमें जो तत्व है इन सिद्धांतों को लागू करना ये राज्य का कर्तव्य है, ये बात जो है आर्टिकल 37 में कहा गया है। उसके बाद बात करें आर्टिकल 38 की यानी कि 38 की, तो अनुच्छेद 38 में ये बात कही गई है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय से परिपूर्ण व्यवस्था की स्थापना का प्रयास करना ये जो है राज्य का कर्तव्य है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, यानी कि ये सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय 3 प्रकार के न्याय, और ये न्याय जो है प्रस्तावना में भी दिया हुआ है। तो इसी प्रस्तावना में जो भी आदर्श दिए गए हैं उसी आदर्श को जो है कैसे उस पर वो उस आदर्श का पालन संभव हो, इसी के लिए जो है ये अनुच्छेद सब बनाए गए हैं। तो अनुच्छेद 38 की बात करें तो अनुच्छेद 38 कहता है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय से परिपूर्ण व्यवस्था की स्थापना करना। और उसके बाद बात करें तो आय, सुविधा, प्रतिष्ठा, अवसर, असमानता ये सब जो है समाप्त करने का जो है पहल करना, ये सब जो है राज्य का कर्तव्य होगा। तो ये बात जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 38 में दी गई है और ये सभी तत्व जो है भारतीय संविधान के प्रस्तावना में भी मौजूद है। तो ये भी जो है आपको प्रस्तावना के हिसाब से देखना चाहिए कि प्रस्तावना में है ये मौजूद कि नहीं। तो जैसी बात कहेगी कि प्रस्तावना के आदर्शों को जो है लागू कराने के लिए जो है ये डीपीएसपी की व्यवस्था है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। अब दोस्तों चलते हैं अनुच्छेद 39 की ओर। तो अनुच्छेद 39 की बात करें तो अनुच्छेद 39 में कहा गया है कि मेल और फीमेल यानी कि पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को जो है आजीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार है, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष। उसके बाद बात करें तो समुदाय के जो भौतिक संसाधन होंगे, जैसे पंचायत भवन हो गया, बारात घर हो गया, तो जो चिकित्सा हो गया, सार्वजनिक चिकित्सा हो गया, चिकित्सा केंद्र हो गया, तो समुदाय के जो है उसके बाद तालाब हो गया, कोई गांव का तालाब, ये सामुदायिक चीज़ सब हो गया। तो समुदाय के जो है फ्रेंड्स, समुदाय के भौतिक संसाधनों का जो है उचित वितरण एवं स्वामित्व जो है सभी लोगों पर जो है उचित वितरण और स्वामित्व होगा, ये काम जो है राज्य कराएगा। तो ये जब भी अपनी नीति बनाए तो इस अपनी नीति में ये बात ध्यान रखिए कि जो भी जो है सामुदायिक भौतिक संसाधन है उनकी जो है उचित वितरण और स्वामित्व सबको मिले। उसके बाद बात करें तो राज्य पर यह भी दायित्व है कि धन एवं उत्पादन के साधनों का जो भी हो तो उसका जो है समान रूप से विकेंद्रीकरण हो, डिसेंट्रलाइजेशन हो, ये भी जो है राज्य का कर्तव्य है। उसके बाद बात करें तो स्त्री और पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन देना, ये भी जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में शामिल है। तो ये सब बातें ध्यान रखना है, समान कार्य समान वेतन, ये बराबर समाचार में चर्चा में रहता है, तो ये आपको ध्यान देना है कि इसका प्रावधान जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39 में है। उसके बाद बात करें तो पुरुष और स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति का तथा बालकों के सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो, इसके लिए भी जो है ध्यान देना है कि बालक जो है जिस अवस्था में उसे शिक्षा मिलनी चाहिए उस अवस्था में जो उसके शक्ति का दुरुपयोग ना हो, उसकी अवस्था का दुरुपयोग ना हो, ये सब कार्य जो है इन सब तत्वों को रखते हुए, ध्यान में रखते हुए ही राज्य कोई नीति या कानून बनाएगा। तो ये सब बात जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39 में यानी कि 39 में कही गई। उसके बाद बात करें तो फ्रेंड्स बालकों को जो है स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर का जो है सुविधा प्राप्त हो, बालक को जो है स्वस्थ और गरिमामय वातावरण में उसको स्वस्थ विकास के जो है अवसर और सुविधा प्रदान करना। उसके बाद बात करें तो बालकों तथा अल्पवयस्क व्यक्तियों के जो है शोषण से तथा नैतिक और आर्थिक प्रत्याग से जो है रक्षा करना, ये जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जो है ये बातें जोड़ी गई। तो ये बात जो है ध्यान रखना है। तो ये जो है भारतीय संविधान में ये प्रमुख प्रावधान है। इसमें जो है सबसे यहाँ पे बुलेट पॉइंट ध्यान रखना है कि समान कार्य के लिए समान वेतन जो है ये अनुच्छेद 39 में है। उसके बाद बात करें तो अनुच्छेद 39 का क जो है यह प्रोविज़न करता है कि समान अवसर के आधार पर न्याय देना, यानी कि सभी को जो है समान अवसर के आधार पर न्याय सुनिश्चित करना, ये राज्य का कर्तव्य है। वह समान अवसर के आधार पर जो है न्याय देना। उसके बाद बात करें तो
निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराना भी जो है ये 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जो है इस अनुच्छेद में शामिल किया गया। उसके बाद पंचायती राज व्यवस्था जो है हमारे देश में प्रत्येक राज्य में लागू है। तो ये पंचायती राज व्यवस्था जो है अनुच्छेद 40 से आया है और अनुच्छेद 40 में जो है इसकी व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 40 में कहा गया है कि ग्राम पंचायतों का संगठन करना तथा उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने हेतु शक्तियाँ और प्राधिकार देना, ये भी जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में शामिल है। उसके बाद बात करें अगले अनुच्छेद की। अगला अनुच्छेद है फ्रेंड्स, अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 41 और इसमें कह रहा है कि कुछ दशाओं में, जैसे बात करें तो बुढ़ापा है या बेरोजगारी की दशा है या कोई बीमारी से ग्रसित है या किसी प्रकार की अशक्तता है, तो इस दशा में जो है काम, शिक्षा और लोक व्यवस्था काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए जो है राज्य प्रभावी रूप से प्रावधान करेगा। तो जैसे विधवा पेंशन, ओल्ड विडो पेंशन, ये सब जो है, ये जो शुल्क सब आती है, उसके बाद विकलांग का पेंशन जो आता है और बीमारी से जो है किसी को अगर पेंशन मिलती है, तो ये सब जो है जो भी प्रावधान है, तो ये सब जो है अनुच्छेद 41 से 41 के तहत है। तो अनुच्छेद 41 के तहत में बताया गया है कि जो है कुछ दशाओं में विशेषतः बुढ़ापा, बेरोजगारी, बीमारी और अशक्तता आदि की दशा में जो है काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए जो है राज्य क्या करेगा, प्रभावी प्रावधान करेगा। तो ये बात जो है बता दिया गया है अनुच्छेद 41 में। अनुच्छेद 42 की बात करें फ्रेंड्स, तो अनुच्छेद 42 में जो है कहा गया है कि कार्य की न्याय संगत और मानवीय दशाओं का तथा प्रसूति की सहायता का प्रबंध, यानी कार्य की न्याय संगत और मानवीय दशाओं का और प्रसूति सहायता का जो है प्रबंध, यानी कि प्रसूति वाले सहायता जितने भी जो है महिलाओं को मिलती है, तो ये जो है अनुच्छेद 42 के तहत मिलती है। जितने भी योजनाएं जो है प्रसूति से संबंधित आती है और कंपनियों में जो है क्या कार्य की न्याय संगत व्यवस्था और अच्छी मानवीय दशाएं, ऐसा नहीं कि उसे काफ़ी देर तक जो है काम कराया जा रहा हो तो ये, और वहाँ पे अच्छी स्थिति नहीं हो, सिचुएशन अच्छी नहीं हो, तो इन सब दशाओं का जो है परहेज इसमें कहा गया है अनुच्छेद 42 में। तो अनुच्छेद 42 में जो है कहा गया है कि कार्य की न्याय संगत और मानवीय दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध जो है ये राज्य कराने का प्रयास करेगा। उसके बाद बात करें तो अनुच्छेद 43 में फ्रेंड्स कहा गया है कि अनुच्छेद 43 में कहा गया है कि कर्मकारों को जो है निर्वाह मजदूरी एवं कुटीर उद्योगों का जो है विकास, तो कुटीर उद्योग से संबंधित जो है प्रावधान और कर्मकारों को निर्वाह मजदूरी की बात जो है ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 43 में की गई है। अनुच्छेद 43 के क में जो है उद्योग के प्रबंध में कर्मकारों की भागीदारी के लिए उपयुक्त विधान बनाना, ये जो है उद्योग के जो है प्रबंधन में कर्मकारों की जो भागीदारी सुनिश्चित हो, इसके लिए जो है उपयुक्त विधान बनाना, ये 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जो है 43 के क में जोड़ा गया। उसके बाद 43 के ख में इसी के साथ जो है सहकारी समिति जोड़ी गई, जो कि 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा जोड़ा गया और ये काफ़ी स्टार पॉइंट है, यानी कि इससे क्वेश्चन आ सकते हैं कि अनुच्छेद 43 के ख में जो है सहकारी समिति की बात की गई है, जो कि 97वें संविधान संशोधन 2011 द्वारा जो है इसको जोड़ा गया। फ्रेंड्स अगले अनुच्छेद की बात करें तो अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 44 और अनुच्छेद 44 जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रही है। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात जो है अनुच्छेद 44 कर रही है और इसमें कहा जा रहा है राज्यों को यह निर्देश दिया जा रहा है इसके तहत कि नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता लागू करने का जो है राज्य प्रयास करेगा। और अभी बात की जाए तो भारत में जो है एकमात्र गोवा जो है ऐसा राज्य है जिसमें जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है, यानी कि एक समान नागरिक संहिता लागू है। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स तो अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 45। अनुच्छेद 45 जो है अगला अनुच्छेद है और इस अनुच्छेद में जो है कहा गया है कि राज्य 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे को जो है शिक्षा तथा उनकी देखभाल, ये जो है अनुच्छेद 45 में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा तथा उनकी देखभाल जो है इसको 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा जो है इसको अनुच्छेद 45 में जोड़ा गया। तो ये भी जो है ध्यान रखना है। उसके बाद बात करें तो अनुच्छेद 46 की बात करें तो अनुच्छेद 46 में जो है तो ये आंगनवाड़ी सेंटर वाली जो है आंगनवाड़ी सेंटर वगैरह जो चलती है, ये सारे जो है आंगनवाड़ी वगैरह इसमें अनुच्छेद 45 में शामिल है।
उसके बाद बात करें अनुच्छेद 46 की, तो अनुच्छेद 46 में जो है फ्रेंड्स SC ST यानी कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स और अन्य दुर्बल वर्ग की बात करें, अन्य पिछड़ा वर्ग की बात करें, तो अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधित हितों की अभिवृद्धि व सामाजिक न्याय जो है सुनिश्चित करने का काम राज्य जो है इसका करने का काम प्रयास करेगा। ST ST और अदर के लिए जो है शिक्षा और अर्थ संबंधी ये दो संबंधी अभिवृद्धि के बारे में जो है राज्य काम करेगा अभिवृद्धि के दिशा में। अगले अनुच्छेद की बात करें तो अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 47 और अनुच्छेद 47 फ्रेंड्स ये कह रहा है कि पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करना, यानी कि लोगों के पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य के सुधार को जो है प्राथमिक कर्तव्य बनाना, लोक स्वास्थ्य के सुधार को जो है प्राथमिक कर्तव्य बनाना। उसके बाद जो है मानना, और उसके बाद मादक पेय और हानिकारक नशीले पदार्थों के सेवन का जो है प्रतिषेध का जो है प्रयास करना और लोक स्वास्थ्य को मेंटेन करके रखना, ये जो है राज्य का कर्तव्य होगा। और अभी जो है बिहार में शराबबंदी है, तो फ्रेंड्स बिहार में जो शराबबंदी है, ये जो शराबबंदी है ये इसी अनुच्छेद के तहत जो है इसका संशोधन करके अधिनियम या नियम बनाया गया है और उसी कानून के तहत जो है अभी शराबबंदी है। उसके बाद बात करें तो अगला अनुच्छेद है फ्रेंड्स, अगला अनुच्छेद है 48 और 48 अनुच्छेद में जो है कृषि पशुपालन अनुच्छेद 48 में बात करें फ्रेंड्स तो कृषि तथा पशुपालन का संगठन आधुनिक वैज्ञानिक प्रणाली के अनुसार करना तथा गाय बछड़ा व अन्य दुधारू और वाहक पशुओं की नस्लों का परिरक्षण और सुधार करना और उनके जो है वध का प्रतिषेध करने के लिए जो है कदम भी उठाना है। तो ये भी जो है राज्य का ही कर्तव्य है कि कृषि हो चाहे पशुपालन हो, ये सब जितने भी कार्य हैं इसको जो संगठित करना, तो साइंटिफिक तरीके से जो है संगठित करने का प्रयास करवाना, ये जो है राज्य का कार्य है। उसके बाद बात करें तो वाहक पशुओं की नस्लों का परीक्षण और सुधार करना, ये भी जो है राज्य को जिस समय वो नीति और कानून बना रहे हैं उस समय जो है इन सब तथ्यों को ध्यान रखेंगे, उन सब तत्वों को ध्यान में रख के ही अपनी नीति और कानून को बनाएंगे। उसके बाद 48 के क की बात करें तो इसमें जो है पर्यावरण संरक्षण संवर्धन तथा वन और वन्य जीवों के जो है रक्षा करने की बात जो है इसमें कही गई है। और इसमें जो है कुछ फैक्ट्स जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा भी जोड़े गए। उसके बाद अगला फ्रेंड्स बात करें तो अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 49 और अनुच्छेद 49 ये कह रहा है कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारक स्थान और वस्तुओं का संरक्षण करना, यानी कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारक जैसे लाल किला है, ताजमहल है, जो राष्ट्रीय महत्व के कहीं ना कहीं उसका नेशनल इम्पोर्टेंस है, तो इन स्मारकों को और महलों को इन वस्तुओं का जो है संरक्षण करने का प्रयास करना जो है ये राज्य को जो है निर्देश दिए गए हैं कि वे जो है अपनी नीतियों को इस तरह से बनाए कि इस तरह इनका जो है संरक्षण हो सके। तो इनके संरक्षण का प्रयास करना भी राज्य को ये निर्देश दिए गए हैं नीति निर्देशक तत्व के माध्यम से। उसके बाद बात करें तो अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 50 और अनुच्छेद 50 फ्रेंड्स ये कह रहा है कि राज्य की लोक सेवा जो होती है उस लोक सेवाओं में जो है कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण हेतु जो है राज्य द्वारा जो है कदम उठाना, कि राज्य की लोक सेवाओं में कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण हेतु जो है राज्य का कदम उठाना, ये जो है आर्टिकल 50 में दिया गया है। उसके बाद ये इस अनुच्छेद का जो है अंतिम अनुच्छेद है और यह अनुच्छेद है अनुच्छेद 51 और इस अनुच्छेद में फ्रेंड्स ये प्रावधान किया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, राष्ट्रों के बीच न्याय संगत व समानपूर्ण संबंध तथा अंतर्राष्ट्रीय विवाद को मध्यस्थता से निपटाने के लिए जो है प्रोत्साहन देने का प्रयास, उसके बाद विदेश नीति हेतु आदर्श, ये सभी जो है इसमें शामिल है। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि की प्रयास करना, उसके बाद राष्ट्रों के बीच जो है न्याय संगत और समानपूर्ण संबंध को बनाना, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय विवादों को जो है मध्यस्थता से निपटाने के लिए प्रोत्साहन देने का जो है प्रयास करना है। ये सब जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 में शामिल है और ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। संविधान के अन्य भाग भी ऐसे हैं जिसमें जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि DPSP दिखाई पड़ते हैं। तो अनुच्छेद
अनुच्छेद 335 की बात की जाए तो 335 में जो है फ्रेंड्स SC ST यानी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के संघ या राज्य की सेवाओं और पदों की नियुक्तियों में जो है इनके दावों के प्रशासन की दक्षता बनाए रखने की संगति के अनुसार जो है ध्यान जो है रखा जाएगा कि अगर पदोन्नति की बात हो रही है और वो व्यक्ति SC ST जो आरक्षण से जो है उस पद पर पहुँचे हैं और उसे अगले पद पर जो है आरक्षण के अनुसार ही जो है पदोन्नति होना है और यदि उस पदोन्नति से जो है कहीं ना कहीं प्रशासन को इफ़ेक्ट पड़ता है तो उस समय जो है थोड़ा उस चीज़ को ध्यान में रखा जाएगा और ध्यान में रखते हुए जो है उसकी पदों की नियुक्तियां की जाएंगी। तो ये बात जो है कही गई है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 335 में, जो कि DPSP से जो है संगत यानी कि थोड़ा सा संबंध रखता है, इसमें भी जो है दिखाई पड़ते हैं। उसके बाद बात करें तो अनुच्छेद 350 का, और अनुच्छेद 350 का में ये कहा गया है कि राज्य की लोक सेवाओं में जो है भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के बालकों को प्राथमिक शिक्षा उनकी मातृभाषा में उपलब्ध कराने का राज्य का कर्तव्य है। यानी कि भाषाई अल्पसंख्यक जितने भी हैं उस अल्पसंख्यकों को जो है फ्रेंड्स, उस अल्पसंख्यक वर्ग के जो बालक है उनको जो है प्राथमिक शिक्षा में यानी कि प्राइमरी एजुकेशन में उनकी मातृभाषा में जो है उपलब्ध कराने की बात जो है ये कही गई है और ये जो है राज्य का कर्तव्य बताया गया है। ये जो है अनुच्छेद 350 क में है, जिसमें DPSP के तत्व झलक उसके दिखाई पड़ते हैं। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 351, और अनुच्छेद 351 में जो है फ्रेंड्स इसमें कहा गया है कि संघ का यह कर्तव्य है कि वह हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार बढ़ाए और उसका विकास करे। ये बात जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 351 में कही गई है, जो कि DPSP से तर्क रखते हैं। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स तो ये जो DPSP है यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, इसमें 3 प्रकार के तत्व शामिल है पूरे अनुच्छेद में। इसमें गांधीवादी तत्व भी शामिल है, और गांधीवादी तत्व का मतलब ये हुआ कि गांधी जी के नज़रियों को भी इसमें समाहित किया गया है। उसके बाद समाजवादी तत्व भी शामिल है और उदारवादी तत्व भी शामिल है। तो 3 प्रकार के इसमें जो है फ्रेंड्स तत्व शामिल हैं। तो चलिए देखते हैं कौन सा अनुच्छेद जो है किस में शामिल है, कौन से अनुच्छेद गांधीवादी में शामिल है, कौन से अनुच्छेद सामाजिक में शामिल है और कौन से अनुच्छेद जो है उदारवादी में शामिल है। तो फ्रेंड्स बात करें अनुच्छेद 40 की, तो अनुच्छेद 40 जो है ये जो है गांधीवादी तत्व है। अनुच्छेद 40 गांधीवादी तत्व है, जिसमें ग्राम पंचायत के गठन की बात की कही गई है। उसके बाद अनुच्छेद 43 की बात करें तो ये भी जो है गांधीवादी तत्व है, और इसमें जो है कर्मकारों को निर्वाह मजदूरी और कुटीर उद्योगों के विकास की बात कही गई है। उसके बाद अनुच्छेद 43 ख की बात करें तो ये भी जो है गांधीवादी तत्व है, और इसमें जो है सहकारी समिति का जो है उन्नयन किया गया है 97वें संविधान संशोधन 2011 द्वारा। उसके बाद 46वां जो अनुच्छेद है ये भी जो है गांधीवादी तत्व से संबंध रखता है, और गांधीवादी में 46वां अनुच्छेद शामिल है, जिसमें जो है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और अन्य दुर्बल वर्गों के जो है शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना ये राज्य को निर्देश दिया गया है। उसके बाद अगले अनुच्छेद की बात करें तो अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 47, और अनुच्छेद 47 में जो है फ्रेंड्स ये भी जो है गांधीवादी तत्व से संबंध रखते हैं, और इसमें जो है फ्रेंड्स कहा गया है कि अनुच्छेद 47 में कहा गया है कि क्या कहते हैं लोगों के पोषाहार और स्तर को, उसके जीवन स्तर को ऊंचा करने के लिए जो है और लोक स्वास्थ्य को सुधारना जो है राज्य का ये प्राथमिक कर्तव्य माना गया है। इसमें जो है मादक पेय और हानिकारक नशीले पदार्थों के सेवन के प्रतिषेध का प्रयास करना ये जो है राज्य को निर्देश दिए गए हैं। उसके बाद बात करें तो अगला अनुच्छेद है 48, और 48वां अनुच्छेद भी जो है गांधीवादी तत्व से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि कृषि तथा पशुपालन का संगठन आधुनिक वैज्ञानिक प्रणालियों के अनुसार करना तथा गाय बछड़ों व अन्य दुधारू या वाहक पशुओं की नस्लों का परिरक्षण और सुधार करना और वह उनके वध और प्रतिषेध करने के लिए कदम उठाना। उसके बाद बात करते हैं समाजवादी तत्व की। तो कौन कौन से तत्व ऐसे हैं जो समाजवादी तत्व हैं, तो बात करें अनुच्छेद 38 की, तो ये समाजवादी तत्व है, और इसमें कहा गया है कि सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय से परिपूर्ण व्यवस्था की प्रयास करना, जो कि प्रस्तावना में भी है ये शब्द। उसके बाद आय प्रतिष्ठा सुविधाओं तथा अवसर की असमानताओं को समाप्त करने का प्रयास करना, तो ये जो है अनुच्छेद 38 है, और अनुच्छेद 38 जो है ये समाजवादी तत्व है। अनुच्छेद 39 की बात करें तो ये भी जो है समाजवादी तत्व है, और इसमें जो है
पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को जो है आजीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार, ये सब जो है शामिल है। 39 क की बात करें तो अनुच्छेद 39 क में जो है फ्रेंड्स, इसमें समान अवसर के आधार पर जो है निःशुल्क न्याय और कानूनी सहायता जो है उपलब्ध कराना, जो कि 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जो हो गया, जो 39 क में शामिल है। तो इम्पोर्टेंट है, इसे ध्यान रखना है। अगला है अनुच्छेद 41। और अनुच्छेद 41 में जो है कुछ दिशाओं में विशेषतः जो है बुढ़ापा, बेरोजगारी, बीमारी में जो है इस दिशा में जो है काम, शिक्षा और लोक सहायता का अधिकार जो है सुनिश्चित कराने के लिए जो है राज्य प्रभावी प्रावधान करेगा। तो ये जो है अनुच्छेद 41 में कहा गया है, जो कि एक समाजवादी तत्व है। फिर अनुच्छेद 42 की बात करें तो अनुच्छेद 42 में जो है फ्रेंड्स कार्य की न्याय संगत व्यवस्था, मानवीय दशा और प्रसूति सहायता का उपबंध है। तो ये जो है अनुच्छेद 42 में है, जो कि समाजवादी तत्व है। उसके बाद अनुच्छेद 43 की बात करें तो अनुच्छेद 43 भी समाजवादी तत्व है, और इसमें जो है अनुच्छेद 43 में जो है कहा गया है फ्रेंड्स कि उद्योगों के प्रबंध में जो है कर्मकारों की भागीदारी के लिए उपयुक्त विधान बनाना, जो कि 4276 द्वारा जोड़ा गया, ये भी जो है समाजवादी तत्व है। और 43 का क भी समाजवादी तत्व है, जो कि मजदूरी से ही संबंधित है, कर्मकारों के विधान से संबंधित है। उसके बाद एक अनुच्छेद है 47, और ये 47 भी जो है फ्रेंड्स ये समाजवादी तत्व से संबंधित है, यानी कि शराब प्रतिषेध वाला, मादक पेय पदार्थ प्रतिषेध वाला। तो ये भी जो है समाजवादी तत्व से संबंधित है। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स तो उदारवादी तत्व, तो अनुच्छेद 44 जो है उदारवादी तत्व से संबंधित है, जिसमें प्रावधान है कि नागरिकों के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो ये जो है उदारवादी तत्व से संबंधित है। अनुच्छेद 45 की बात करें तो ये जो है आंगनवाड़ी सेंटर वाला जो काम है, यानी कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे को शिक्षा और उनकी देखभाल करना, ये 86वां 2002 द्वारा जोड़ा गया। तो ये जो है अनुच्छेद 45 में दिया गया है, जो कि एक उदारवादी तत्व है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 48, और अनुच्छेद 48 में जो है कहा गया है कि कृषि और पशुपालन का संगठन जो है वैज्ञानिक प्रणाली के अनुसार किया जाएगा। तो ये जो है और उसके वध के प्रतिषेध, ये सब जो है अनुच्छेद 48 में शामिल है, जो कि उदारवादी तत्व है। 48 के क की बात करें तो पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन और वन व वन्यजीव के रक्षा का प्रयास करना, जो कि 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया, वो 48 क में शामिल है। ये एक उदारवादी तत्व है। अगला अनुच्छेद की बात करें तो अगला अनुच्छेद है 49, जो कि एक उदारवादी तत्व है। और इस अनुच्छेद का जो प्रावधान है यह है कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण करना, ये जो है अनुच्छेद 49 में है, और जो एक उदारवादी तत्व है। अगला अनुच्छेद की बात करें तो अगला अनुच्छेद है 50, यानी कि 50, और इसमें दिया गया है कि राज्य की लोकसभा में कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण हेतु राज्य का कदम उठाना। तो ये अनुच्छेद 50 में है। अगला अनुच्छेद की बात करें तो अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 51, और अनुच्छेद 51 में कहा गया है, इसमें प्रावधान है फ्रेंड्स, इसमें कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि तथा राष्ट्रों के बीच न्याय संगत व समानपूर्ण संबंधों तथा अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता से निपटाने के लिए प्रोत्साहन देने का प्रयास करना, और ये विदेश नीति का आदर्श, ये जो कि एक उदारवादी तत्व है, ये जो है अनुच्छेद 51 में शामिल है। तो इस प्रकार जो है भाग 4 में जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, इस नीति निर्देशक तत्व को हम लोगों ने पढ़ा और जाना कि नीति निर्देशक तत्व क्या है, जो कि ये नीति निर्देशक तत्व जो है हमारे संविधान में आयरलैंड के संविधान से एडॉप्ट किया गया है। और आयरलैंड का संविधान 1937 में बना था। आयरलैंड का संविधान जब 1937 में बना था तो उस आयरलैंड के संविधान में इसको स्पेन के संविधान से लिया गया था। तो ये भी जो है ध्यान रखना है। और हमने ये भी जाना कि कौन से तत्व गांधीवादी तत्व है, कौन से समाजवादी और कौन से उदारवादी। तो इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स। अगले वीडियो में जो है हम भाग 4 ही पढ़ेंगे, और भाग 4 का जो है उपखंड यानी कि भाग 4 का क पढ़ेंगे, और भाग 4 में जो है फंडामेंटल यानी कि ड्यूटी दिया गया है, यानी कि मूल कर्तव्य दिया गया है, जो कि स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर आया था, और वह जो है नागरिकों का जो है मूल कर्तव्य है। और ये जो है भाग 4 के क में दिया गया है, और 51 का जो है अनुच्छेद इससे संबंध रखता है। तो अनुच्छेद 51 का जो है नागरिकों के मूल कर्तव्य से संबंधित है। तो ये जो है बात अगले वीडियो में आपको पढ़ाई जाएंगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।